अब हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। कर्नल तेज टिक्को, आप कश्मीरी पंडित भी हैं, आपने मिलिटेंसी का वो दौर भी वहां पर देखा है, ऐसे में आपकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और विवेक, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विवेक, आज का दिन जजमेंट डे का दिन हम ये कहेंगे, कोर्ट रूम का दरवाजा बंद है और किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। बिल्कुल 32 सालों के बाद ये लम्हा आया है और यासीन मलिक पर जो चार्जेस लगे हैं मीनाक्षी, वो चार्जेस बहुत गंभीर हैं और चार्जेस प्रूव हो गए क्योंकि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में तमाम सबूत पेश किए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किए हैं, जिसके बिना पर एनआईए अदालत पटियाला हाउस कोर्ट से फैसला कभी भी आ सकता है और कोर्ट में पेश किया जा चुका है यासीन मलिक को। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक तरफ फैसले का दिन है, जजमेंट डे है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में एक बार फिर से अनरेस्ट कराने की कोशिश है। कुछ लोग हैं जो अभी भी यासीन मलिक के समर्थन में खड़े दिखते हैं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए उत्पातियों को अभी जो आवश्यक इंतजाम है वो जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन करेगा। देर से आया सही, लेकिन दुरुस्त न्याय। जिस तरह की नृशंसता यासीन मलिक ने हमारे वीर जवानों के साथ की है, एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ की है, जिस तरह से उसने आतंकवाद को हवा पानी खाद देने का और बारूद बोने का दुष्कर्म किया है, ऐसे आतंकवादी को न्याय के सामने खड़ा कर दंडित करना यह संप्रभु भारत का दायित्व था। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आपने जो अपनी पूरी बात कही ना, उसमें मैं एक हिस्से से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मैं दूसरे हिस्से से थोड़ी असहमत इसलिए हूं कि ये जो देरी होती है ना, ये देरी ही कितनी खतरनाक होती है। आज श्रीनगर में उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। ये देरी की वजह से कश्मीर में अलगाववाद पनपा। इस देरी की वजह से जिस वक्त, मैं कर्नल टिक्को आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं, ये देरी है ना, जिस वक्त आतंकवाद पनप रहा था, जिस वक्त अलगाववाद पनप रहा था, उस वक्त अगर यासीन मलिक को उसकी औकात, उसकी जगह दिखा दी गई होती तो आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही होती। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। जब ये आतंकवाद वहाँ शुरू हुआ और JKLF के जो 3-4 ये बहुत बड़े नुमाइंदे थे जिन्होंने ये आतंक शुरू किया वहाँ पर, उनमें यासीन मलिक टॉप टियर में था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों स्टेट गवर्नमेंट इसमें कंप्लिसिट थे, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कंप्लिसिट थे। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि कई साल तक यासीन मलिक दिल्ली में एक VIP की तरफ आता था, उसको एक यूथ आइकन की तरफ पेश किया जाता था। मैंने कई सेमिनारों में उनको देखा, कई में हम खुद गए हैं, हमने विरोध किया, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। और हम सिर्फ ये बोलना चाहते थे कि एक मर्डरर को कैसे आप एक यूथ आइकन की तरफ पेश करेंगे। यहाँ तक कि आपने ये आजकल घूम रही हैं पिक्चर्स वो सोशल मीडिया के ऊपर, यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर से मिलाया जाता है। एक मर्डरर जिसके हाथ जो हैं कश्मीरी पंडितों के खून से, हमारे फौजियों के खून से और नेशनलिस्ट मुस्लिमों का खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, आप उनको एक इतना बड़ा ओहदा देते हैं, उनको ऊपर लाते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलाते हैं। तो हमारी भी इसमें कंप्लिसिटी रही है, जो भी गवर्नमेंट रहा है उसकी। तो आप कह रहे हैं कि आपने इतने साल उनके साथ कुछ नहीं किया, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी थी उनके साथ, जिन्होंने अपने परिवार के जनों को खो दिया। और कर्नल साहब, 3 दशक पहले की बात क्यों करें? अभी 2014 के पहले तो यही होता था, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रेड कार्पेट मिलती थी इन लोगों को, हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाती थी, वो भी इस बिना पर किए कश्मीर के बच्चों को सही राह दिखाएंगे, कश्मीर में अमन और चैन का माहौल लेकर आएंगे, लेकिन वो उन्हीं पैसों से वहां पर पत्थरबाजी कराते थे। सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। अभय पाराशर हमारे साथ है। अभय, क्या अपडेट बताया जा रहा है, कभी भी फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल कभी भी फैसला आ सकता है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी गेट की यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं कि जब फैसला सुना देंगे जज, उसके बाद यासीन मलिक को भारी सुरक्षा के बीच इसी गेट से लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है कुछ ही देर का, क्योंकि यासीन मलिक जो है वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है, और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। बहुत ज्यादा फोर्स कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारी सहयोगी गौनिका भी वहीं पर मौजूद है। बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जो जज है वो कब फैसला सुनाए, क्योंकि काफी डिटेल ऑर्डर है और उसी को लेकर फिलहाल एक बार दोबारा से मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो फांसी की मांग कर रहे हैं। उन
साफ तौर पर यहां पर थोड़ी देर पहले लगातार नारेबाजी यहां पर की जा रही थी और ये मांग की जा रही है कि यासीन मलिक जैसे लोगों को जिन्होंने कश्मीर घाटी में इस तरीके से आतंकवाद फैलाया उसको फांसी होनी चाहिए, जिसको लेकर यहां पर लगातार मांग की जा रही है। एक और तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि तिरंगा लेकर यहां पर आए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ठीक अभय, लगातार हम आपसे लाइव अपडेट लेते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में नजर आ रही है। वाहिद काशिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है। मोहम्मद अदनान मलिक, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं पहले वाहिद काशिर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आज ये आप देखते हैं दिल्ली में जजमेंट डे और कश्मीर में आप देखते हैं एक बार फिर अनरेस्ट की स्थिति दिखाई देती है जहां पत्थरबाजी होती है, आप आज के दिन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देख लिया कि रिएक्शन जो आ रहा है श्रीनगर में, श्रीनगर से जो बात उठ रही है अब सारी इंडिया में पहुंच रही है कि यासीन मलिक इज इनोसेंट। यासीन मलिक ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। आपने उसको ऐसे बलि चढ़ाने की कोशिश की। जो फर्द आजादी की बात करता है, अमन की बात करता है, पीस की बात करता है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये एयरफोर्स के जवानों को, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार देना, ये कौन सी शांति का पैगाम है? और हिंदुस्तानी फौज जो कर रही है वो क्या कर रही है? नहीं, हिंदुस्तानी फौज क्या कर रही है? आई एम सॉरी टू से, मैं पहले इसको जवाब चाहती हूँ। ऑफिसर्स को मार डालना, आतंकवाद को पनपाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये कौन सा शांति का पैगाम है? ये कौन सा शांति दूत है? 90,000 मेरे बहन और भाई मरे हैं, उनकी कोई जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं है। अरे जिम्मेदार तुम हो, तुमने हथियार उठाया। एक सेकंड, वाहिद काशिर, हमने हथियार नहीं उठाए, तुमने हथियार उठाया, तुम जिम्मेदार हो। काबिज फौज ने उठाए नहीं, तुमने हथियार उठाया, वहां फौज नहीं था। और 1988-89 में कोई फौज नहीं थी वहां पर, तुमने हथियार उठाया और तुमने मजबूर किया फौज को आने में, और तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। अभी भी आप झूठ बोल रहे हो। 1947 में आपको किसने हक दिया था मेरी सरजमीन पे कब्जे का? क्या एक्सेशन हुआ था? एक्सेशन हुआ था? मुल्क में रहते हैं आप, कहाँ रहते हो आप? एक्सेशन हुआ था, महाराजा ने एक्सेशन किया, साइन किया था। आप झूठ मत बोलो। आप हिंदुस्तान की जमीन पर बैठे हुए हैं, एक विवेक, आप हिंदुस्तान की जमीन पर ही बैठे हुए हैं वाहिद जी, आप हिंदुस्तान की जमीन पर ही बैठे हुए हैं, भूलिएगा नहीं। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है, ये कश्मीर हिंदुस्तानी जमीन है, बोलना नहीं चाहिए। आपने इंटरनेशनल फोरम पे हमसे प्लेबिसाइड का प्रॉमिस किया हुआ है। नहीं, हाँ, पाकिस्तान को निकलना चाहिए था। प्लेबिसाइड वाज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान विड्रॉइंग। पाकिस्तान ने विड्रॉ नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को वैकेट करना चाहिए था ऑक्युपाइड टेरिटरी से, उसके बाद प्लेबिसाइड होना था। ये झूठ मत फैलाओ उधर, आप कश्मीरी झूठ मत फैलाओ। झूठ के लिए यहाँ टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप जाओ पाकिस्तान में बैठो। वाहिद जी, विवेक, बिल्कुल मीनाक्षी, मैं वाहिद जी को बोलता हूँ, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट आप हटा लो, आप उसमें पाकिस्तानी एक्टिविस्ट। और दूसरी बात, आप जो जुबान बोल रहे हो, अरे काशिर साहब सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। वाहिद काशिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। वाहिद काशिर सुन लो, सुन लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अब्दुल बासित यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, पूर्व पीएम पाकिस्तान के इमरान खान यही जबान कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आपकी जबान पाकिस्तान की जुबान कैसे नहीं हुई? बात कह रही है, आप उसको नहीं बोलते। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में दखल देना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि यासीन मलिक मासूम है, यासीन मलिक इनोसेंट है, निर्दोष है। नहीं, आप बड़े हैं, अदालत बड़ी है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, पासपोर्ट आप हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान का यूज करेंगे। बड़ी खबर आ गई है, कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में जज पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त प्रोनाउंसमेंट होगा, फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम में जज का पहुंचने का अर्थ यह है कि किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा। एनआईए जो मांग कर रहा है वो फांसी की सजा की मांग यानी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहा है, या फिर कम से कम उम्र कैद की सजा की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है, बहुत ही लंबा ऑर्डर है, और इसमें क्या बातें कही जाती है। तो वो डिटेल ऑर्डर आने से पहले जो ऑपरेशनल पार्ट है वो ऑपरेशनल पार्ट पढ़कर सुनाया जाएगा। उसी ऑपरेशनल पार्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं जज। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष,
चलिए, इस समय प्रवीण सिंह हैं स्पेशल जज एनआईए के, वो पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम में और यासिन मलिक उनके ठीक सामने मौजूद हैं। उनको वो वहां पर खड़े हुए हैं उनके साथ साथ, और इस समय जो पूरा जो कोर्ट रूम है वो खचाखच भरा हुआ है। और खासतौर पे अब सभी की नजर इस बात पे है कि जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो ये इस फैसले में फांसी की सजा बरकरार रखने की बात की जाएगी, जैसे एनआईए ने दावा किया, या फिर उसके बाद उम्र कैद या फिर कोई और सजा। और इसीलिए जो हमारी सहयोगी इस समय गौनिका है वो अपडेट दे रही है, बता रही हैं कि इस समय ठीक सामने जहां यासिन मलिक खड़े हैं और तो उनके साथ जो बाकी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सिक्योरिटी भी, इस बात का ध्यान रखा गया है। ऑर्डर साइन किया जा रहा है, गौनिका के द्वारा ये बताया गया कि इस समय कोर्ट रूम के अंदर ऑर्डर साइन किया जा रहा है, यानी अब से कुछ देर बाद किसी वक्त वो फैसला आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे देश में इस समय इसी पटियाला हाउस कोर्ट पर सभी की नजर है कि यासिन मलिक को क्या सजा जज प्रवीण सिंह सुनाते हैं। और इसीलिए एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं वो हमें इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि पुख्ता तौर पर एविडेंसेस के साथ उन्होंने इस पूरे केस को रखा है। और इसीलिए सेक्शन 125 बी और 121 के तहत उम्र कैद की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मनीष जानकारी दे रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर, गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका ये जानकारी पहुंचा रही है कि ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और सेक्शन 125 बी के तहत 121 यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। मनीष, इसे आप और थोड़ा डिटेल में बताएं गौनिका, और क्या अपडेट पहुंचा रही हैं? देखिए, इस समय सेक्शन पढ़े जा रहे हैं और ये कहा गया कि 125 बी और साथ में 121 के तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और ये सजा दी जा रही है। उसके साथ साथ ये कहा गया कि 121 ए के तहत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 6 महीने की सजा है। उसके बाद यूएपीए 17 और 18 का जिक्र करते हुए जज इस समय जो ठीक सामने यासिन मलिक है उनको ये बता रहे हैं। गौनिका पल पल की जानकारी दे रही है। गौनिका ये भी बता रही है कि इस समय यासिन मलिक की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदली हुई है, जिस तरीके से सुबह वो थे इस समय बिल्कुल अलग हैं। और ये इसीलिए 125 बी और उसके बाद ये भी कहा गया कि यूएपीए की धारा 17, 18, साथ में 38 और 39 के तहत इनके ऊपर जो है वो सजा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। और साथ में ये बताया जाएगा कि बिल्कुल मनीष, यानी कि दर्शकों को एक बार बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा हुई। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा एनआईए कोर्ट ने दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था टेरर फंडिंग मामले में। आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। तो क्या एनआईए मीनाक्षी अब ऊपरी अदालत का रुख करेगी? लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यह है कि यासीन मलिक को ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी, उम्र कैद की सजा हुई है। इतना ही नहीं, रिग्रेस पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, इसका मतलब यह है कि कैदे बामशक्कत जो 6 महीने का वक्त होगा वो, और उम्र कैद की सजा भी यूएपीए की धारा 17, 18, 38 और 39, 17 जो कि ये कहती है कि आतंकवादी गतिविधि के लिए फंडिंग करना, धन जुटाना, और 18 ये कहता है कि आतंकवादी साजिशें रचने में भी वो अपराधी सिद्ध होता है, और इसलिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बार फिर मनीष, मैं आपका रुख कर रही हूं और क्या डिटेल्स अंदर से आ रही हैं? एक बड़ी सजा का ऐलान, और जैसे कि हम कहते हैं कि जजमेंट डे है, और उम्मीद तो ये कर रहे थे, कई लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो ये चाहते थे कि सिर्फ फांसी की सजा सुनाई जाए, डेथ पेनल्टी हो, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मीनाक्षी, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि 125 बी और 121 के तहत उम्र कैद की सजा यासिन मलिक को सुनाई गई है। यासिन मलिक जो कि एनआईए के 3000 पेजेस के मुताबिक, साथ में 400 ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे जिसको सबूत बनाया गया, 125 से ज्यादा विटनेसेस जिन्होंने ये बताया कि टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक और उनके साथ बाकी जो थे उन्होंने आतंक का सिंडिकेट घाटी में चलाया, जिसकी वजह से कई बेकसूरों की मौत गई हुई है। और इसीलिए एनआईए ने इन्हें डेथ पेनल्टी के तौर पर कहा था। लेकिन आज एनआईए के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने साफ कहा कि ये उम्र कैद की सजा अब यासिन मलिक को सुनाई जाती है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की बात कही, साथ में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और उसकी वजह है कि जिस तरह से देश के खिलाफ
कार्रवाई करते हुए देश के खिलाफ, एक वॉर सिनेरियो में देश के खिलाफ आपराधिक गतिविधि के साथ इस समय जो उन्होंने घाटी में माहौल तैयार किया और जो टेरर हाफिज सईद और लश्कर के जैश और हिजबुल मुजाहिदीन और साथ में सैयद सलाउद्दीन के द्वारा अलग अलग जरिए से, अलग अलग देशों के जरिए उन्होंने एनरूट किया घाटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए अब यासिन मलिक को यह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए के ऑफिशियल्स जो हमारे कांटेक्ट में थे उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि और सख्त हो, क्योंकि ये एक तरीके से इन्होंने पूरा जो कश्मीर में 1990 से लेकर अभी तक जो माहौल खराब किया, उसके अलावा 2016 में जब बुरहान का एनकाउंटर हुआ तब से लेकर अभी तक भी लगातार अरेस्टिंग से पहले वो लगातार घाटी में अलग अलग मीडियम्स के जरिए, हवाला सिंडिकेट जिसके जरिए वो पैसा ला रहे थे, एलओसी ट्रेड जहां से वो पैसे को, पाकिस्तान के पैसे को यहां तक पहुंचा रहे थे, उसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस में बंद करवाना, यहां तक कि स्कूल कॉलेजेस में जो आग लगवाई गई सोचे समझे तरीके से इन्होंने किया। उसके अलावा लश्कर जैश के कहने पर हुर्रियत का कैलेंडर तैयार किया गया, हुर्रियत के नेताओं के साथ मिलकर एक अम्ब्रेला ग्रुप तैयार किया जिसे इन्होंने जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप का नाम दिया 2016 में। तो ये सब एक खाका तैयार हुआ जिसकी वजह से अब एक बड़ा फैसला जिसमें यासिन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मनीष, ये देश के दुश्मन को सजा का ऐलान हुआ है और ये एक माइलस्टोन इसलिए भी है कि आइंदा जब कोई दहशतगर्द, आप ये सुने पहले, सारी सजा एक साथ चलेगी और 10 लाख की पेनल्टी है। सर जुर्माना कितना लगाया है? पेनल्टी कितनी? 10 लाख की और सब में 10,000 5,000 ऐसे करके है। दो मामलों में अलग अलग लाइफ सेंटेंस अलग अलग है, यानी कि उम्र कैद की सजा लॉयर बोल रहे हैं 10 लाख का जुर्माना। सर जो पहले सजा काट चुके हैं उसके आधार पर भी आगे वो एडजस्ट होगी इसमें। वो एडजस्ट 10 लाख का क्या नाम है सर आपका? नाम उमेश शर्मा। Sir, you were inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? Yeah, 2 life imprisonments have been given, and besides that 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. उमेश शर्मा। Death sentence was sought, but life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order. That court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get. What is the final order. quantum of punishment? 2 life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपी का जो सेक्शन है। ओके, ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। क्या कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा? अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है, चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे, 21 में अपील बनती है, हाईकोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे, सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। हाँ, बात कह रहे हैं कन्विक्शन हो चुके हैं, दोषी करार दिए जा चुके हैं, दोष के खिलाफ कोई भी अपील नहीं लगा सकते हैं, सेंटेंस के खिलाफ अपील लगा सकते हैं। गौनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, चलते सीधे उनके पास, क्योंकि जजमेंट के समय गौनिका कोर्ट रूम में मौजूद थी। गौनिका, क्या हुआ, जज ने क्या कहा, आप वहां खुद मौजूद थी, बताइए दर्शकों को। देखिए जैसे ही जज कोर्ट रूम में पहुंचे, यासिन मलिक जज के सामने खड़े थे और सबसे पहले जज ने तमाम धाराएं पढ़नी शुरू की कि किन किन धाराओं के तहत यासिन मलिक पर ये मुकदमे चले हैं, किन किन धाराओं के तहत जो सजा मिली है वो अलग अलग धाराएं थी, जिसमें 121, 125B
121A, इसके अलावा UAPA की 16, 18 ये तमाम धाराओं के तहत 17, 18, 35, 38, 39 ये तमाम धाराओं के तहत यासिन मलिक को दोषी तो करार दिया गया है। उसके साथ साथ अब जो 121A है, यानी कि देश के खिलाफ जंग छेड़ना, इसके तहत उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा UAPA के 18 सेक्शन के तहत उम्र कैद की सजा है। बाकी की जो धाराएं हैं उसमें किसी में 6 महीने की सजा, किसी में 1 साल की सजा और फाइन भी अलग अलग है। ऐसे में किसी मामले में 10 लाख रुपए फाइन, किसी मामले में 5,000, किसी मामले में 10,000। लेकिन जो मुख्य तौर पर 2 धाराएं हैं जिसमें कि IPC का 121 और UAPA का 18 सेक्शन 18, इन दोनों के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। यानी कि अब उम्र कैद यासिन मलिक को जेल में बितानी होगी। हालांकि यासिन मलिक के पास सभी लीगल रेमेडीज हैं जिसमें कि हाई कोर्ट का अप्रोच किया जा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जजमेंट भी अगर उसके खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो लेकिन गौनिका, अभी जो हम वकील साहब को सुन रहे थे उन्होंने कहा था कि वो अपनी सजा को तो चैलेंज कर सकते हैं लेकिन वो अपने दोष पर आगे कोई अपील नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल दोष तो यासिन मलिक ने खुद ही अपना मान लिया है कि वो जो उस पर धाराएं लगाई गई हैं वो तमाम धाराएं जो है वो उसने खुद कबूल की है। खासतौर पर जब 10 मई को सुनवाई हुई थी, 10 मई को जब आखिरी बार पेश किया गया था, दोषी करार दिए जाने से पहले जो आखिरी सुनवाई थी, तो उसमें यासिन मलिक ने खुद गिल्टी प्लीड किया था। उसमें तमाम जो उसके अगेंस्ट धाराएं लगी थी उसने उन सभी धाराओं को कबूला था कि वो टेरर एक्टिविटीज में किस तरीके से टेरर फंडिंग में शामिल था। इसके अलावा उसके बाद दोषी करार दिया गया और आज क्योंकि सजा सुनाई गई और इसी सजा के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि ये जो सजा है उसको कम कर दिया जाए या फिर इस मामले में जो भी उसे रिलीफ मिल सकता है उस रिलीफ के लिए वो हाईकोर्ट को अप्रोच करेगा। और अगर हाईकोर्ट से भी उसके अगेंस्ट फैसला आता है, हाईकोर्ट भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कंटिन्यू रखता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रोच कर सकता है। और क्या गौनिका, NIA के पास भी ऑप्शन है कि NIA ऊपरी अदालत में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह डेथ पेनल्टी के लिए वो गुजारिश कर सकते हैं, अपील कर सकती है NIA? देखिए, बिल्कुल लीगल रेमेडीज का ऑप्शन सबके पास है, फिर चाहे वो NIA हो या फिर यासिन मलिक हो, दोनों के पास ये लीगल रेमेडीज का ऑप्शन है। लेकिन अभी NIA के क्योंकि अधिकारियों को आज ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, उसके बाद वो आगे की तमाम लीगल प्रोसीजर्स को देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में, क्योंकि मांग जो है वो NIA ने वो डेथ सेंटेंस की थी कि मौत की सजा दी जाए और इसी की मांग लगातार NIA कर रही थी। ऐसे में अगर NIA इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती है तो जाहिर तौर पर ऊपरी अदालत को वो अप्रोच कर सकते हैं और ऊपरी अदालत में तमाम जो मामला गौनिका, एक बात बताइए, लेकिन अब ये जरूर तय है कि उम्र कैद यासिन मलिक को बितानी जी। गौनिका, एक बात बताइए, यासीन मलिक ने जब ये फैसला सुना कि उसे उम्र कैद, 2 उम्र कैद की सजा और 5 अलग अलग मामलों में 10 साल की सजा हुई है, उसके चेहरे पर उस वक्त क्या रिएक्शन था? क्या उसने उस वक्त कुछ कहा, कुछ विरोध करने की कोशिश की, क्योंकि वो आज अपने आप को निर्दोष बता रहा था? देखिए, बिल्कुल यासिन मलिक जब कोर्ट में आ रहा था, इससे पहले जब दोपहर में पहले लाया गया, जब आर्गुमेंट्स हुए थे कि क्या सजा दी जाएगी, उस पर जब आर्गुमेंट्स हो रहे थे उस ड्यूरिंग भी, उसके बाद जब वहां से वापस लाया गया, उसके बाद दोबारा जब कोर्ट रूम में पेश किया, कोर्ट रूम में जितनी देर वो मौजूद रहा, यासिन मलिक के चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता की कोई कोई शिकन नहीं दिख रही थी। बहुत ही कैजुअल बिहेवियर था। इसके अलावा बैठकर कभी कभी मुस्कुरा रहा था और जब मीडिया कर्मी भी यासिन मलिक की तस्वीर ले रहे थे कोर्ट रूम के बाहर, तब भी बहुत ही कैजुअल सा बिहेवियर था। मीडिया कर्मियों को बाकायदा देखकर पोज कर रहा था, यानी कि मुस्कुरा रहा था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी तरीके की कोई चिंता है। गौनिका, मैं इसे समराइज करूं अगर, तो एक दुर्दांत आतंकी से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो जो मौत का खेल खेलता हो, जिसने मौत अपने हाथों से दूसरों को दी हो, जिसने खून देखा हो, जिसे इसमें मजा आता हो, आप उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो तो कैजुअल रहेगा, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कल को वो उसे चैलेंज करेगा, उसके पास बहुत सारी लीगल रेमेडीज हैं। देखिए, क्योंकि जो भी इस देश का नागरिक है उसके पास लीगल रेमेडीज रहती हैं और उस लीगल रेमेडीज का हर कोई, चाहे वो आरोपी हो, दोषी हो, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में यासिन मलिक के पास भी वो ऑप्शन है। NIA की कोर्ट से अभी ये जजमेंट आया है, उसके बाद वो ऊपरी अदालत को अप्रोच कर सकता है। लेकिन यासिन मलिक जब आज कोर्ट में सेंटेंस पर जब आर्गुमेंट्स पे चल रहे थे, तब यासिन मलिक के वकील ने यासिन मलिक की तरफ से उसके अपना पक्ष रखा। उसके बाद यासिन मलिक ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि वो भीख नहीं मांगेगा
कोर्ट से। ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यासिन मलिक खुद ही चाह रहा है कि उसी तरीके का सेंटेंस दिया जाए कि लोगों के लिए एक तरीके से रोल मॉडल बनना चाह रहा है। तो बिल्कुल ही कैजुअल सा बिहेवियर था, बिल्कुल ही ऐसा कोई चेहरे पर शिकन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि परेशान है, क्योंकि वो जानता था कि तमाम जो संगीन धाराएं उस पर लगी है उसके तहत उसे उम्र कैद या फांसी, इन्हीं दोनों में से किसी तरीके की कोई भी सजा मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद पर पछतावा हो तो शर्मिंदगी होना चेहरे पर, उसे अपने किए का पछतावा नहीं है। इसलिए मैं गौनिका आप रहिएगा मेरे साथ, एक छोटा सा रिएक्शन कर्नल टिक्कू मैं इस पर आपका चाहती हूँ। ना अपने पर किए पर कोई पछतावा, मुस्कुरा कर अपने आप को एक हीरो बनाने की कोशिश उन पत्थरबाजों के सामने जो कश्मीर में इस वक्त अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यासीन मलिक जो है वो एक जबरदस्त टेररिस्ट रहा है। उसके पास कम से कम 30 साल का समय था अपनी हरकतों को बदली करने का, पछतावा करने का, एक नया रास्ता चुनने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जब से पहला खून किया 1990 जनवरी में, तब से लेकर जब तक वो अरेस्ट हुआ, वो हर आतंक कश्मीरी हिंदू जज की बात कर रहे हैं, पहला कत्ल जो इसने खुद ने एडमिट किया, जो गंजू साहब का इन्होंने कत्ल किया, ये सब उसमें शामिल थे। गंजू साहब का कत्ल किया, टिकलाल टेपलू का कत्ल किया, प्रेमनाथ भट्ट का, ये यही ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें। और एयरफोर्स में तो ये बिल्कुल खुद इसने गोली चलाई, हमारे मेरी सिस्टर जहां रह रही थी उसके घर के बाहर हुआ ये। और ये इसका कोई पछतावा नहीं है, बल्कि आप खुद देखिए, ये हाफिज सईद जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित है, जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा है अमेरिका ने, उसके साथ ये इस्लामाबाद में बैठा है और पैसे जमा कर रहा है कश्मीर के में आतंकवाद चलाने के लिए। इससे बड़ा क्या? कर्नल साहब, इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसने हथियार भी डाले, इसने भारतीय सरकार से बातचीत भी शुरू की, लेकिन देश को इतना बड़ा धोखा दिया जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। इसने बातचीत की आड़ में टेरर फंडिंग का काम शुरू किया, यानी खुद हथियार इसने डाल दिए, लेकिन दूसरे बच्चों को इसने आतंक के रास्ते पर धकेलना शुरू किया और एक ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश की। वो एक फसाड था, वो ये एक क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या था, हिंदुस्तान के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग थे, खासकर जो हुकूमत में थे 2014 से पहले, वो उनको संरक्षण दे रहे थे, तो उनको एक्सेप्टेबल, अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसने ये ड्रामा खेला कि मैंने हथियार छोड़ दिया। लेकिन आपने हथियार तो उठाकर फिर वो बच्चों को दे दिए, उनको पत्थरबाज बनाया, उनको गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब ये देयर इज नो चेंज इन हिम, ये छटा हुआ है टेररिस्ट है। इसलिए मैं प्रेम शुक्ला जी कह रही थी, देर तो हुई और उसका खामियाजा पूरे कश्मीर ने भुगता, लेकिन आज कोर्ट का ये जजमेंट एक मिसाल है और ये एक नजीर है उन तमाम लोगों के लिए भी जो आतंक के रास्ते पर चलने की सोचते हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे 10 साल पहले का गुनाह हो या 3 दशक पहले का गुनाह हो, गुनाह की सजा तो जरूर मिलती है। देखिए, शैतान को सजा मिलना यह न्याय से सबसे बड़ी अपेक्षा है और न्यायालय में पूर्वज सरकारों के ढिलाई के कारण एक शैतान लंबे समय तक अय्याशी करता रहा, लेकिन उस शैतान को अंततः न्यायालय ने काल कोठरी देना निश्चित किया है। इसलिए न्यायालय का, एनआईए का और वर्तमान सरकार सबका अभिनंदन किया जाना चाहिए कि एक शैतान को सजा देना सुनिश्चित हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, पहले कभी हाथ क्यों नहीं डाला गया यासीन मलिक पर, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं। फिलहाल ये जेल में था 2019 से, तो इसके ऊपर ट्रायल चल रहे थे, इसको पहले भी कोर्ट की दहलीज तक लाया जा सकता था, पहले भी इस पर मुकदमे चलाए जा सकते थे। जिहादियों को पालने की एक मुस्लिम तुष्टीकरण की सेकुलर नीति इस देश में तमाम दशकों में चलती रही। इसी कारण यासीन मलिक जैसे शैतान को प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठाने का दुष्कर्म भारत सरकार में बैठे कांग्रेसियों ने किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिसने भारत के वीर जवानों की निर्मम हत्या की हो, जिसने निर्दोषों को मारा हो, जिसने आतंकवाद को पोषित किया हो, ऐसे शैतान को आप उससे मानवतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। आप पिछली सरकारों पर जो आरोप लगा रहे हैं, चूंकि अश्विनी हांडा हमारे साथ कांग्रेस के नेता ही जुड़े हुए हैं प्रेम जी, इसलिए हम उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हांडा साहब, देखिए, देर तो हुई और मैं बार बार ये कहती रहूंगी कि देरी का खामियाजा पूरे कश्मीर ने भुगता।
शुक्ला जी ने कहा कि ये सरकारों की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनको आप कंधार छोड़ के आए, जो नेता आपके उन लोगों को कंधार छोड़ के आए जो आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठकर हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम कर रहे हैं, उन पे आप कब इस तरह की कार्रवाई करोगे, कब उनकी प्रत्यार्पण होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। और जिस तरह से आप देखिए, भारतीय भी आपको सियापा करने का अवसर देंगे, आप उनके लिए विधवा विलाप का प्रबंध करना। आप 2014 से मारे अपनी सरकार को भूल जाते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पासपोर्ट दिया इनको। हम कांग्रेसियों की तरह आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाते। कांग्रेसियों ने कभी भी टेररिज्म नहीं किया, नहीं करते। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस ने कभी भी सॉफ्ट टेररिज्म नहीं दिखाया, हमने पंजाब में टेररिज्म खत्म करके दिखाया, और आपकी इच्छा शक्ति में कमी है। सुनिए अंडा साहब, नाराज मत होइए, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मिठाइयां बांटने का दिन है, आज तो सफा का ऐलान हो गया। मैं नाराज हूं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। कांग्रेस, मैं कहती हूँ कांग्रेस ने ऐसा कौन सा आतंकवाद खत्म कर दिया कश्मीर में, कौन सा अलगाववाद खत्म कर दिया, आज आप मिसाल दें। चले, चिंता ना करो। देखिए, जिस तरह से हमने पंजाब में आतंकवाद खत्म किया ना, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आज जिस तरह से आज कश्मीर में आतंकवाद चरम पे है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। जिस दिन ये कत्लेआम, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए, उस दिन भी आपकी सरकार थी जब कश्मीरियों को विस्थापन सहना पड़ा, और आज भी आपकी सरकार है। पिछले हांडा जी, हम प्रसन्न है सर, शैतान को पूरे देश को प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है हमारे साथ, ठीक है अश्विनी हांडा मुद्दे पर रहिए, सजा हो गई यासीन मलिक को। देखिए अश्विनी हांडा, यासीन मलिक को सजा हो गई है, आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अदनान मलिक राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं हांडा जी। अदनान मलिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अदनान मलिक, आज का जो फैसला है ये बताता है कि आपने कितने भी गुनाह किए, आपको उन गुनाहों का हिसाब देना होगा। भारतीय कानून के अंतर्गत आप आएंगे और आपको उसके हिसाब किताब में आपको जो सजा है वो मुकर्रर की जाएगी। और आज उम्र कैद की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को। बिल्कुल, और इन्होंने खुद आज अपना जो गुनाह है वो कोर्ट के आगे कबूल किया है। अब इसके आगे और क्या बात रहेगी, सारी इन्होंने अपनी जो कहा कि मैं अपनी प्लीड करता हूं गिल्टी, अपनी गिल्टी को इन्होंने प्लीड किया, और जिसकी वजह से जज साहब ने इनको एक उम्र कैद की सज़ा दी। बाकी मैं ये राजनीति जो बीजेपी कांग्रेस आपस में जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इनका मैं बता दूं, हर एक दौर में हुर्रियत वालों के साथ बात करते रहे हैं। कोई भी सेंटर की गवर्नमेंट रही, इनके साथ बातचीत इनकी हमेशा रही है। वाजपेयी साहब ने भी इनको, हुर्रियत वालों को, इसको यासीन मलिक को बाहर का वीज़ा दिया था अपने टाइम पे। तो ये आपस में एक दूसरे पे जो ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्या कांग्रेस, तो क्या ये देश को लेके कोई सिंसियरिटी पूरी तरह से शो नहीं हुई। ठीक है, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपके गवर्नमेंट के टेन्योर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपने इनको बाहर विदेश जाने की अनुमति दी थी। नहीं, मुझे कृपा करके पहले बताइए कि इस यासीन मलिक नाम के शैतान ने हमारे सेना के फौजियों की हत्या किसके कार्यकाल में की थी? उसको जेल में क्यों नहीं रखा? उसको फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया? हमारे लोगों ने उस अपराधी को सुधरने का मौका देने का प्रयास किया, तो नहीं सुधरा, उसको जो है जेल में कालकोठरी में ठूस दिया है। ऐसे तमाम आतंकवादियों को उनको दंड देना या संवैधानिक व्यवस्था में सुनिश्चित करने का हमने काम किया है। लेकिन आप इस आरोप से तो नहीं बच सकते कि समय समय पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने का चलन रहा है कश्मीर में। कर्नल टिक्कू, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये इसमें सुनिए प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, तो आंखों देखिए कर्नल टिक्कू साहब। लेकिन मैं एक मजबूरी की बात करती हूँ, ये हुर्रियत को मजबूरी बना के रखा क्यों? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से ही, बल्कि इंडिपेंडेंस से पहले से 1940 से कश्मीर के अंदर एक तुष्टीकरण की राजनीति चली। कांग्रेस सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के नीचे, जब वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में कश्मीर का मुद्दा जो था वो सिर्फ वो शेख अब्दुल्ला के साथ ही डील करते थे, और शेख अब्दुल्ला जो भी कुछ करता था
इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती थी, वो एंटी नेशनल का बात हो या प्रो नेशनल बात हो। तो उस वजह से वहां पर इतने, जब तक कांग्रेस हुकूमत में रही तब तक ये तुष्टीकरण की नीति चलती रही। लेकिन इनका कहना भी ठीक है कि जब वाजपेयी जी की सरकार आई उन्होंने भी कोई ज्यादा चेंज नहीं किया उसमें, वो भी हुर्रियत वालों से मिले और मुझे हैरानगी हो रही है कि वो हुर्रियत वालों से मिले, नॉट ओनली हुर्रियत वालों से मिले, उन्होंने ज्यादा चेंज नहीं किया वहां पर। ये सब बदलाव जो दिखाई दे रहा है हमें, ये 2014 के बाद दिखाई दे, नहीं तो वही पॉलिसीज आगे आगे चल रही थी। डेमोक्रेटिक पावर हमारी गवर्नमेंट की अब और कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एब्सोल्यूट, नॉट ओनली डेमोक्रेटिक पावर को करेक्ट तरीके से देश के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। नहीं तो सवाल तो कर्नल साहब हांडा जी पर भी है ना, क्योंकि जो सरकार थी वो 2004 तक थी, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही और 1999 से पहले 90 तक बीच में 1-2 साल छोड़ दे तो कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस पर तो सबसे ज्यादा बड़ा आरोप है कश्मीर के, तो हांडा जी से जवाब ले लेते हैं ना इसका कर्नल साहब। कश्मीर के मुद्दे को खराब करने में कांग्रेस का 95% रोल रहा है। ठीक है हांडा साहब, 95% आपकी भूमिका रही है, कहां पर है इसमें? कर्नल साहब, अगर शेख अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे भेजा है किसी ने तो वो कांग्रेस की सरकार थी, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। अरे भैया सुनो हांडा साहब, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है। सरदार पटेल ने शेख अब्दुल्ला की अपोजिशन करी थी और जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को होम मिनिस्ट्री से निकालकर अपने नीचे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में रखा था, क्योंकि और महाराजा हरि सिंह, सुनिए मेरी बात, आपको नहीं पता है, महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को चेतना दी थी कि आप इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो, और नेहरू से उठकर चले गए थे, गुस्सा हो गए थे, और बाद में उसी शेख अब्दुल्ला ने जिस नेहरू ने उसके पीछे सबको नाराज कर दिया, यूनाइटेड नेशन में गए, उसकी आर्टिकल 370 की बात मानी, फिर वही जवाहरलाल नेहरू ने उसको अरेस्ट किया, क्योंकि अब जवाहरलाल नेहरू के पास और कुछ मुद्दा बचा ऑप्शन नहीं था। ठीक है हांडा साहब से जवाब ले लेते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। कर्नल साहब उनका रिएक्शन। कर्नल साहब, उसी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा सुनिए ना, मैं आज की स्थिति पर आती हूँ हांडा साहब, एक मिनट कर्नल टिक्कू जी, मैं आज की स्थिति पे आती हूँ। आज ना कश्मीर में धारा 370 है, ना 35A है, यासीन मलिक अपने अंजाम पर पहुंच गया है, और जितने वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं ना, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अपने अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको तो आज खुश होना चाहिए जो इतने लंबे कार्यकाल में आपकी सरकार नहीं कर पाई, आज इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हो गया। आप चलिए सरकार को क्रेडिट देना छोड़ दीजिए, कम से कम इस बात का तो जश्न मना लीजिए, यासीन मलिक अपने अंजाम तक पहुंच गया है। मीनाक्षी जी, इतिहास में पहली बार हुआ है कि 350 कश्मीरी पंडितों को सामूहिक रिजाइन देना पड़ा है, ये भारतीय सरकार की सच्चाई है। सर यासीन मलिक पे बात कीजिए आप। यासीन मलिक जेल चला गया, बहुत अच्छी बात है। आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मिठाई बांटेगी, आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मिठाई बांटेगी। सुनिए मीनाक्षी जी, अफजल गुरु को किसी ने सजा दी है तो वो कांग्रेस की सरकार में मिली है, ये आपको बात अच्छी बात है ना सर। आतंकी को सजा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाएंगे क्या? बीजेपी तो ये भी आरोप आप पर लगवा रही है, यासीन मलिक को रेड कार्पेट दिया जाता था और प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर पीएम के साथ फोटो खिंचवाते थे। वो 370 की वजह से हुए हैं, और आज कश्मीरी पंडितों को 1990 के बाद। सर आप यासीन मलिक पे बात कीजिए ना, आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है तो आप इधर उधर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं यासीन मलिक को रेड कार्पेट क्यों देते थे आप लोग, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, नहीं वो तो उन्होंने तो पासपोर्ट दे दिया। आप उनसे प्रश्न करिए ना जो सत्ता में है, आप विपक्ष से प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न तो आपका सत्ता में हुआ लोगों से होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी से। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हांडा साहब ने इतनी देर में जितनी बातें कही उसमें से सबसे एप्ट बात यह थी कि आज की तारीख में अगर वहां पर कश्मीरी पंडित सामूहिक रेजिग्नेशन दे रहा है तो अब तो आपकी सरकार है सर, अब तो रोक लीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात जो यासीन मलिक पर पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली, पूर्ण जनादेश वाली सरकार कब आई? 2014 में। और जनादेश आते ही हमने क्या किया? कश्मीर में आतंकवादियों के समूल नाश का अभियान चलाया। और कांग्रेस की तो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकारें रही, वो दामादों की तरह आतंकवादियों को पालते रहे। आज भी कश्मीरी पंडितों को, जैसे ही एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, राहुल भट्ट की हत्या करने वाले हत्यारों को 48 घंटे में जहन्नुम में भेज दिया हमने। आप मुझे बताइए कांग्रेसियों ने ये कभी साहस किया था? क्यों नहीं किया? आतंकवादियों पे भी बात कर रहे हैं। अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा
कब सुनाई? 2005 में राष्ट्रपति ने उसका मर्सी पिटीशन कब खारिज किया? 2006 में। 6 साल दामाद था क्या कांग्रेस का वो, जो उसको सिवैयां खिला रहे थे? बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है, श्रीमती सोनिया गांधी रोने लगती है, अभी यहाँ अश्विनी हांडा रो रहे हैं। क्या बात है भाई, आतंकवादी कौन लगता है? शुक्ला जी, पत्थरबाजी तो आज भी हुई है, पत्थरबाजी आज भी हुई है और हांडा जी कह रहे हैं, एक सेकंड हांडा जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, पत्थरबाजी आज भी हुई है और यासीन मलिक के समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं, विलाप करना, कश्मीरी पंडित आज भी मारे जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जवाब चाह रही है कांग्रेस आपसे। क्या क्या सवाल है? मैं कह रहा हूं आज भी पत्थरबाजी हुई है, अनरेस्ट आज भी दिखा है, कश्मीरी पंडित अभी भी मारे जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है, को काल कोठरी में डालेंगे। और अगर हमारे सेना के जवानों को किसी ने पत्थर मारा तो सेना के जवान घुसकर गोली मारेंगे। ये कांग्रेस की कायर सरकार नहीं है जो श्रीमती सोनिया गांधी का कहीं आतंकवादी पर हमला और हमारा वीर जवान अगर बलिदान चढ़ जाए तो उसके लिए जो है बीजेपी बड़ा राहुल भट्ट के बारे में कह रहे हैं कि हमने राहुल भट्ट के शहीद के साथ बाद में उनके कातलों को मारा, मगर इन्होंने उनकी फैमिली को क्या दिया? उनकी मिसिस को इन्होंने चपरासी की नौकरी दी है, 5 लाख रुपया कंपनसेशन दी है, उनके पिताजी ने डिनाई किया हुआ है। ये सिर्फ एक तरफ कहना, दूसरी तरफ उनके परिवार के साथ इन्होंने क्या रोल प्ले किया है उसका जरा ये जवाब दे। आदर जब से 370 का संशोधन हुआ है, किस आतंकवादी को दिया गया? और महबूबा मुफ्ती को जेल हमने नहीं तो किसने भेजा? आपकी औकात किसको जेल भेजने की? नर पशुओं को पालने का कुकर्म करने वाले, कृपा करके बता दो, अभी भी आपके चेहरे पे। देखिए, कश्मीर में अभी तक पूरी तरह से शांति बहाली नहीं हुई है, लेकिन शांति बहाली की दिशा में आज का दिन मैं कहती हूँ कि एक माइलस्टोन इसलिए है कि एक आतंकवादी यासीन मलिक सलाखों के पीछे है, उम्र कैद की सजा वो काटेगा और ये उसे काटनी ही होगी। अगर वो ये सोचता है कि वो कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के लिए एक हीरो बन जाएगा तो वो शायद किसी मुगालते में जी रहा है। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, मोहम्मद अदनान जी, हांडा साहब और कर्नल टिक्कू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।